करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है ये तो। ठीक है, कुछ पोर्शन स्टार्टिंग का। फिर कैपेसिटेंस के साथ भी आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो उसको मैंने फिर कंबाइन ही कर दिया। ठीक है, फर्स्ट हाफ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़े हैं, उसी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम करेंगे। उसके बाद फिर हम कैपेसिटेंस के साथ देखेंगे कि कैसे कैपेसिटेंस के साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, जैसे मान के चलो कि कोई भी एक चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक इन्फानाइट पे भी चार्ज पड़ा हुआ, उसको मेरे को लेके आना इस पी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैं क्या मेजर कर रहा हूँ बच्चे, पोटेंशियल मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा जब मैं उसको इन्फानाइट टू दैट पॉइंट पी पॉइंट लेके आऊंगा। और वो चार्ज कौन सा होगा, टेस्ट चार्ज होगा। वो कौन सा चार्ज होगा बच्चों, टेस्ट चार्ज। तो हमने 10th क्लास में ही पढ़ा है कि वर्क डन होता है क्या है बच्चे, वर्क डन होता है, सॉरी वर्क डन के बोल रहा हूँ, पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वी ए माइनस वी बी होता है। ठीक है, और उसका एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना है आपको। तो ये भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फानाइट से, क्योंकि मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चे, आर है। और ये क्या कर रहा है बच्चों, क्यू चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में है इसकी वजह से, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, सर उसी डायरेक्शन में ही फोर्स हो, यस और नो। तो उस फोर्स के अंगेंस्ट में वर्क डन कर रहा हूं ना, उस फोर्स के अंगेंस्ट में वर्क डन कर रहा हूं, मतलब कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू वर्क डन है वो नेगेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू वर्क डन क्या है, क्योंकि फोर्स लग रहा है बच्चों राइट डायरेक्शन में, आप उसको खींच के लेके आ रहे हो लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू वर्क डन क्या है, अपोजिट हो जाएगा, इन पॉइंट टू इन्फिनिट, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया ना, यहां से ये वर्क डन किसकी वजह से हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और ये वाला वर्क डन किसके वजह से हो गया, मेरी वजह से, जो कि एक्सटर्नल एजेंट है। ये जो भी, जैसे बैटरी हो गई, बैटरी तो लगाती है उसको खींचती है, तो ये बैटरी की वजह से हो गया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। ठीक है, बैटरी की वजह से होगा इन्फानाइट टू पी पॉइंट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से कहाँ से होगा, पी टू इन्फानाइट। दोनों की क्या होगी बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, फॉर्मूला हमें ये वाला याद रखना है। ठीक है, वी आर इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू आर ई डॉट डी आर, साथ साथ लिखते चलें बस, जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हैंड की प्रैक्टिस रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट एक इसका रिवर्स क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, ई माइनस के डीवी डॉट डी आर, डीवी डॉट डी आर होगा। ठीक है, डीवी डॉट डी आर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए उसके एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट होंगे, यस और नो। ठीक है, तो इसके जैसे ई एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा मेरा, ये बन जाएगा, ई वाई मेरा ये बन जाएगा, ई जेड मेरा ये कॉम्पोनेंट बन जाएगा। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वैसे तो पहले प्लेट आएगा तो वहां से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हम पढ़ ही चुके हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस जिस पॉइंट, जिस उस सरफेस पे सारे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है बच्चों, सेम। तो इसका मतलब कि जो सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो डीवी डॉट डी आर क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस जीरो हो गया, तो मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है वहां पे, जीरो बन जाते हैं। जैसे हमने कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग सरफेस के बारे में हमने पढ़ा, जैसे उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं पहले पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हम सबने पढ़ा, पॉइंट चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के टाइम्स क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। फिर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, V इक्वल टू माइनस के इन्फानाइट टू आर ई डॉट डी आर, क्योंकि इसकी भी रेडियल डायरेक्शन है, इसकी भी रेडियल डायरेक्शन है, दोनों की रेडियल डायरेक्शन की वजह से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका वन हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वन। तो जैसे आप इसके अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर, जो माइनस था माइनस माइनस प्लस बन जाएगा।
क्योंकि आर नीचे है ना, आर नीचे है तो फिर इसकी वजह से माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको। याद करो, एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि मान के चलो कि जो चार्ज है और एक पॉइंट पी है, उसके उसको मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ नहीं तो मैं बोलूंगा ये थिकनेस T1 है और थिकनेस क्या है बच्चे, T2 है। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये बताया था आपको, है ना। अगर मान के चलो कि ये इस पे K2 ना रहता, एयर रहती, तो यहाँ पे वन आया था बस, यहाँ पे क्या आया था, वन आया था। तो उसी के ही रिस्पेक्ट में बच्चों पोटेंशियल मेरा ये बन जाएगा बस, उसी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल मेरा ये बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो पोटेंशियल ऐसा बन जाएगा बस। फॉर्मूला बस याद रखना, क्यू अपॉन में आर होता है, के क्यू अपॉन में आर। अगर ये डायमेंशनली आपको समझ लिए ना आपने अच्छे से, तो बहुत सारे रिलेशन तो आप इससे से ही निकाल लोगे। डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए इस चीज को लेकर, के क्यू अपॉन में आर बेसिक फॉर्मूला यही है। तो ये भी डायमेंशन में भी आएगा, के की जो डायमेंशन होगी वो क्यू की जो डायमेंशन है वही आर की डायमेंशन है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जिंग। याद करो हमने पढ़ा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ऊपर एक्स लगाया था तभी ये डायमेंशनली करेक्ट होंगे। ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में बच्चों पोटेंशियल क्या निकल के आता है, ये के मान लो इसको, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये तो आएगा ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर लगाऊं या कुछ भी ना लगाऊं, अगर कुछ नहीं लगाऊं तो नीचे तो आर स्क्वायर बन गया एक तरीके का, वो हो नहीं सकता। होना क्या चाहिए, ओनली आर होना चाहिए। तो मैंने आर स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया तो बन गया आर। तो वही तो बनेगा के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर। आर यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट है। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो याद करो, हमने निकाला था, ये क्वेश्चन भी आया था पिछले साल 2025 में। तो उसी रिस्पेक्ट में ध्यान से देखो, उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल क्या निकलेगा, के क्यू अपॉन में आर ही निकलेगा, के क्यू अपॉन में आर ही निकलेगा। क्लियर है। चलो साथ साथ। अच्छा मैंने बोला फॉर्मूला शायद नहीं लिखा है, जो हमारा वो था, लाइन वायर था ना, इनफाइनाइट लाइन वायर का क्या था बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट लाइन वायर की क्या थी, 2 लैम्डा 2 के लैम्डा बाय आर था, ये तो था। ठीक है। ठीक है। इसके वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चे, इसके वजह से पोटेंशियल हो जाएगा जब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इनफाइनाइट से, सॉरी प्लस इनफाइनाइट से आर, कहाँ से कहाँ, 2 के लैम्डा बाय आर डी आर। मेरे ख्याल से 2 के लैम्डा तो बाहर ही आ जाएगा, 1/r क्या होता है, LNR, या प्लस बाहर रहने दो, 1/में आर पुट करेंगे तो 1/r आ जाएगा, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, 2 के लैम्डा ln 1/r, याद है गालिश। ठीक है। चार्ज शीट की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है, फिक्स होती है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, साथ में आर भी आ जाएगा, तो पोटेंशियल आपको पता है ये आंसर आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेशन ही तो करना है। ठीक है। अब आता है मेन बच्चों, आपका स्फीयर। तो देखो, देखो ये स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर में आप या तो होलो कंडक्टिंग हो, चाहे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, चाहे होलो चार्ज स्फीयर हो। हमेशा चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है, यस और नो।
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चे? जीरो होती है। याद करो एक फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था, जो वी लिखवाया था एक्चुअली वी नहीं होता, वो क्या होता है, डेल वी होता है। क्या होता है? डेल वी होता है। जब ई जीरो बन जाएगा तो डेल वी क्या हो जाएगा? जीरो। डेल वी जीरो का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि कोई पॉइंट है ए, को पॉइंट है बी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? वी वी हो जाएगा अंदर की तरफ। फिर इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चे? जीरो बन जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब हम जब बात करते हैं आउटसाइड, ठीक है, कहाँ पे? आउटसाइड का मतलब कि मैं कहीं पे भी ले रहा हूँ, पॉइंट पी ले रहा हूँ, मान लो ये स्फीयर है, ये पॉइंट पी ले रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पर निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं। क्या होता था? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ही आता था। के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। फिर तो उसका वही आएगा जो याद करो, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर का क्या आया था पोटेंशियल? के क्यू अपॉन में आर, यार के क्यू अपॉन में आर। तो सर ये अलग क्यों दे रखा है, ये सिग्मा सिग्मा में क्यों दे रखा है? याद करो, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। अगर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी मान के चलो रेडियस क्या है बच्चे? आर, तो सिग्मा क्या हो जाएगा बच्चे? इसका सिग्मा हो जाएगा टोटल चार्ज क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। बस। क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चे? यहाँ पे क्यू की जगह मैंने पुट कर दिया यहाँ पे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दे, ये रिलेशन आ जाएगा बस। करना तो वही है, बस रिप्लेस कर दिया मैंने सिग्मा से। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। और सरफेस पे जब लेके आएंगे इसको, तो वहां पे आर किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। और जैसे आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, वही सेम आ गया बस। क्लियर है? आगे बढ़े। मैं उसका पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा याद करो, एक क्वेश्चन में भी दिया था मैंने, जब लास्ट टाइम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो हो जाती है तो वहां पे पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से क्या करती है? डिक्रीज करते ये 1/r से डिक्रीज करती। क्लियर? नेक्स्ट आ गया आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान से समझो पहले, देखो इधर, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, टोटल चार्ज क्यू प्रेजेंट है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा बच्चों? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? ये वाला आर स्क्वायर है। पर कुछ और भी अटपटा सा रिलेशन दे रखा है, तो कुछ डरने की बात थोड़ा ना है। टोटल चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, जो कि क्या होता है? क्यू अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल आर। क्यों सर स्मॉल आर क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो चार्ज प्रेजेंट है वो तो कैपिटल आर वाले में तो प्रेजेंट है, स्मॉल आर वाले में थोड़ा ना प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे बच्चों? कैपिटल आर लेंगे। क्यू की वैल्यू कितनी निकल गई? क्यू की वैल्यू निकल गई 4/3 पाई आर क्यूब रो। ये वैल्यू इसमें डालोगे बच्चों, क्या रिलेशन आ जाएगा? ये रिलेशन आ जाएगा। की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू रिलेशन आ जाएगी। क्लियर है? तो उसी की जब पोटेंशियल भी हमारा क्या निकलना था बच्चों? ये पोटेंशियल हमारा क्या निकलना था? के क्यू अपॉन में आर निकलना था। फिर दोबारा क्यू की वैल्यू डाली तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं इनसाइड द स्फीयर, इसको देखते हैं। इनसाइड द स्फीयर देखो, मान के चलो कि ऐसे मैंने ले लिया है, ठीक है, ऐसे अच्छा एक ये भी करवाना है, मान के चलो कि मेरा जो सॉलिड स्फीयर है वो अंदर से कैविटी है उसमें, ठीक है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये डिस्क की रेंज में भी, डिस्क के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है, फिर स्फीयर के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है। तो इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, पी पॉइंट पर निकालना है। याद करो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे कैसे?
पहले लेते थे एक बड़े वाला जिसमें हर जगह चार्ज, जिसमें एक छोटे वाला जिसमें पूरी तरह चार्ज, और उसको क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे बस। वही काम इसमें हमें वही काम करना है कि सबसे पहले इसके से पी पॉइंट पर निकालेंगे। वो क्या होता है, ए क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, जो भी इसका कैपिटल आर रेडियस होगा। ठीक है, क्यू अलग होगा अब इसका, क्योंकि क्यू हमें देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से उसने क्वेश्चन में पूछा है। अगर अभी के लिए उसने बोला कि टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है इसमें, ऐसे इनिशियली बोल दिया कि उसने टोटल चार्ज प्रेजेंट था क्यू, ये क्वेश्चन कर लेंगे अभी ये वाला। ठीक है, याद लाइए अभी क्वेश्चन करेंगे ये वाला फिर, ताकि ये वाला टाइप का क्वेश्चन हो जाए हमारा। तो पहले ये वाला ही कर लेते हैं। देखो यहाँ तक का निकालना, इसमें चार्ज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट, केवल इसमें ही चार्ज प्रेजेंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो इस केस के लिए बच्चे तो कितना हो गया, अच्छा टोटल चार्ज होगा सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो। ठीक है, और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो मेरी क्या ही होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ही होगी इस बार। तो बस क्यू की वैल्यू ये डाल देगा तो आंसर आ जाएगा, बस सिंपल से रिलेशन आ जाएगा देखिए ये वाला, सिंपल से। ठीक है, पोटेंशियल को देखो समझना है अच्छे से। पोटेंशियल का तो फॉर्मूला वैसे तो याद होना ही चाहिए, पर निकालना थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स है, मैंने करवाया भी था। पोटेंशियल को अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ पे निकालना पोटेंशियल। ठीक है, जब भी हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना होता है इस पॉइंट पर, मैं समझाऊंगा आपको वैसे आगे आगे। इस पॉइंट पर जब भी पोटेंशियल निकालना होता है, वी पी पॉइंट है, तो एक होगा पोटेंशियल किसकी वजह से, इसकी वजह से, जो कि कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर होगा। ठीक है, एक होगा किसके जैसे, इसके जैसे इस पॉइंट पर, इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, कैपिटल आर। तो एक इसकी वजह से भी होगा, इसमें ड्यू टू कैपिटल आर वजह से। ये निकालते हैं अलग से, दो तरीके से निकालते हैं। जैसे कि दो स्फेरिकल सिलेंडर है ना ऐसे, तो मान के चलो इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज कितना है बच्चे, Q2। इस पे रेडियस है A और इस पे रेडियस कितनी है B। तो देखो इस पे पोटेंशियल कैसे निकलता है, चार्ज ये है Q1, कितने रेडियस पे है, A रेडियस पे है। चार्ज क्या है Q2, कितने रेडियस पे है, B रेडियस। भाई खत्म, ऐसे क्वेश्चन आता है बहुत बार, करेंगे ये भी हमने लिख रखे हैं, डाल रखे हैं सब। ठीक है, तो ऐसे ही किसके लिए निकलता है बच्चों, स्फीयर के लिए भी निकलता है। तो उसका फॉर्मूला ये निकल के आता है। प्रैक्टिस करनी है, और ध्यान करो सेंटर पे जो होता है वो 3/2 ऑफ वी एस रहता है। ध्यान से देख लो किस केस के लिए, केवल सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर हमने देखा कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर में तो पोटेंशियल क्या रहता है अंदर, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे सेम नहीं रहता, तो सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जितना दूर जाते रहोगे सेंटर से उतना कम होता रहेगा, सेंटर पे सबसे ज्यादा, जितना दूर जाते रहोगे कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, पूरा ही थ्रू आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होती है तो बढ़ती है, कम हो जाती है। इसमें क्या हो रही है बच्चों, देखो ग्राफ में भी दिखा रहा है, कम हो रही 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 है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है और फिर क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, लगातार ही कम हो रही है। ये ग्राफ याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक। कम होती मतलब तो बाहर निकलता रहेगा तो कम होती रहेगी पोटेंशियल, हर केस में। कौन से केस में, सरफेस से भी कम होगी, यस। यहाँ पे तो ज्यादा होगी, अंदर तो ज्यादा होगी ना, सरफेस की कम होगी। ठीक है, तो पहले वाला को क्वेश्चन कर लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो मान के चलो बच्चे, क्वेश्चन लिखो एक, कि कैविटी है बीच में, इसका मान के चलो रेडियस है आर, इस वाले का रेडियस है कैपिटल आर। इनिशियली इनिशियली टोटल चार्ज प्रेजेंट था क्यू थ्रू आउट द रीजन।
क्या लेना है, स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, स्फीयर ले लेते हैं। इस स्फीयर में पूरा इनिशियली पूरा का पूरा चार्ज प्रेजेंट था, कितना, क्यू, यूनिफॉर्मली स्फीयर में, वो भी नॉन कंडक्टिंग है। उसमें ही फायदा करने का, तो नॉन कंडक्टिंग है, स्फीयर है, यूनिफॉर्मली है, चार्ज पहले से कितना प्रेजेंट है, क्यू प्रेजेंट है। उसमें मैंने कैविटी किया स्मॉल आर रेडियस का, और जो आर रेडियस है वो क्या है बच्चे, छोटी है कैपिटल आर से, ठीक है। ये कैविटी है, मतलब कि अब चार्ज केवल कहाँ प्रेजेंट है, यहीं पे प्रेजेंट है। तो पी पॉइंट है, जो कि मान के चलो एक्स डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस ले लिया, आर नहीं है, कौन सा डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस। इस एक्स डिस्टेंस पर बच्चे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कितना चार्ज प्रेजेंट था बच्चे, क्यू चार्ज प्रेजेंट था, यहाँ पे क्यू चार्ज प्रेजेंट था, तो प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट था पूरे स्फीयर में। फिर क्यू डैश प्रेजेंट हो गया ना, क्यू डैश मैंने मान लिया, ठीक है। इतना इसमें कैविटी कर दी इसने। मैंने बोला था दोनों के जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको क्या करना है, माइनस कर देना, आपके पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये समझाया था। तो एक E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपके पास, एक E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। कैविटी का है, वो कैविटी का डेफिनेटली। यूनिफॉर्मली बोला है तो डेफिनेटली बात है, क्या चीज कॉमन होगी बच्चे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो कॉमन होनी ही चाहिए। ये तो क्वेश्चन में नहीं गिवन, यूनिफॉर्मली बोला तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि यूनिफॉर्मली है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, रो जब दोनों के लिए सेम है, रो होता क्या है सर, चार्ज अपॉन में 4/3 पाई आर क्यू, या फिर क्यू डैश अपॉन में 4/3 पाई आर क्यू। ये पार्ट कैंसिल, क्यू लिख लो आप, ये भी लिख सकते हो। कैंसिल क्यों कर रहा हूँ, फिर तो मुझे इसके टर्म में लिख लो, या फिर इन दोनों का आपस में रिलेशन में लिख लो, क्यू डैश लिख लो। क्यू डैश क्या हो जाएगा बच्चे, क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, ये रिलेशन मिल गया मेरा, क्योंकि सिग्मा का ऑप्शन में है, था ही नहीं ना ऑप्शन में, ठीक है, सिग्मा दे ही नहीं रखा था। ये निकल गया यहाँ तक। अब तू बता, स्फीयर है, पी पॉइंट पर निकालना कितना आसान है, क्या होता है स्फीयर का पी पॉइंट पर, कंडक्टिंग स्फीयर का निकाल चुके हैं। इवन कितना होता है, इवन हो जाएगा के क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, यस और नो, ये होगा के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर होगा। दूसरे वाला क्या होगा, दूसरे वाला बताओगे मेरे को, के क्यू डैश अपॉन में एक्स स्क्वायर ही रहेगा, क्यों सर, सेम ही तो है, दोनों का सेंटर सेम है, डिस्टेंस सेम है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब कि जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चे वो कितनी होगी, आप बोलोगे अपॉन में एक्स स्क्वायर बाहर, सिंपल हो जाएगा क्यू माइनस क्यू डैश, तो नो बताया था ना माइनस का साइन लगाना है, क्यू माइनस क्यू डैश हो जाएगा। क्या हमें क्यू डैश की वैल्यू पता है, ये सर पता है, कितनी है बच्चे, बता ना, क्यू टाइम्स आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। तो मेरे ख्याल से ये रिलेशन निकल गया, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास आ गई, दैट विल बी के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 - आर क्यूब अपॉन में कैपिटल। ये रिलेशन याद करना नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझना कैसे लेके आया, समझ में आ गया। यही काम हमने बाबा सेंटर ऑफ मास के लिए किया है, यही काम हमने बाबा ग्रेविटेशन के लिए किया है। हर बार यही सेम कॉन्सेप्ट हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेके आए। कई बार ये रेशो भी पूछ लेता है ना, एक दो बार रेशो में भी पूछ चुका है कि कैविटी से पहले और कैविटी के बाद दोनों का रेशो क्या था। कैविटी से पहले क्या होगा, कैविटी से पहले तो केवल ये होगा, ओनली ये, और कैविटी के बाद वाला ये पूरा का पूरा ये। तो जब तू काटेगा तो पूरा ही कट गया, रिलेशन क्या बचा रेशो में, 1/(1 - आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर)। अब जो भी इनके बीच में हो सकता हो, कई बार एग्जामिनर ऐसे बोलता था कि आर क्या है बच्चे, R/2 है, तो आर की वैल्यू R/2 पुट करो, आर के 1/8 आ गया, कितना आ गया 8/, बस
आ गया तुम्हारे समझ? कुछ भी लेशन आ सकता है, लेशन देके कर सकता है, रेशियो में पूछ सकता है, आर के टर्म में पूछ सकता है, किसी के भी टर्म में पूछ सकता है। क्लियर हो गया, यस और नो? आगे बढ़े। एक और आता है सिलेंडर का। सिलेंडर का देखो कैसे करना होता है, देखो एक बार समझा ही देता हूँ। इनफाइनाइट सिलेंडर है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चे? आर है। अगर ये कंडक्टिंग होता तो सारे के चार्जेस, चार्ज कहाँ प्रेजेंट होते बच्चे? सरफेस से प्रेजेंट होते। सरफेस से प्रेजेंट होगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इनसाइड द सिलेंडर? जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो पोटेंशियल constant। ये तो अंदर का ही हो गया, काम खत्म। पी पॉइंट पर निकालना हमें बच्चे, पी पॉइंट पर निकालना है सेंटर से। आर डिस्टेंस दूरी पर है, ये कैपिटल आर है, तो मतलब कि मैं आर ग्रेटर देन आर पे निकाल रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे? गॉस लॉ एक बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि गॉस लॉ अच्छे से दोबारा क्लियर हो जाए, क्वेश्चन जो है ना सेम आ जाए। गॉस लॉ क्लियर हो जाए। गॉस लॉ क्या कहता है बच्चों? गॉस लॉ कहता है जो टोटल फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। यस और नो? इसमें टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है? मान के चलो कि इसमें किसमें दे रखा है बच्चे? रो में दे रखा है। सरफेस पे प्रेजेंट है ना, तो रो ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको याद करो हम क्या लेते थे गॉसियन में, एक हम अलग से गॉसियन सरफेस भी लेके चलते थे। गॉसियन सरफेस लेके चलते थे हम, ये वाला सिलेंडर ले लेंगे पूरा, और इसकी कुछ ना कुछ हमें लेंथ भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो लेट अस सपोज लेंथ कितनी है इसकी? एल ले लो। तो इस एल के लिए और इस आर रेडियस के लिए चार्ज प्रेजेंट है, तो टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट होगा? आप बोलोगे सर टोटल चार्ज तो सिलेंडर के फॉर्म में है, वो भी कर्व पे प्रेजेंट है, ओनली कर्व पे प्रेजेंट है, और कर्व का सरफेस एरिया होता है, हाँ, 2 पाई कैपिटल आर इंटू 2 पाई आर। यस और नो? टोटल चार्ज क्यों प्रेजेंट है इतना? तो ये तो होगा क्यू की वैल्यू, डीएस। ई बाहर आ जाएगा। एरिया कितना है बच्चे इसका? एरिया, सिलेंडर का एरिया क्या होता है? चार्ज जहां जहां पे प्रेजेंट है तो वही याद करो, वहां पे जो एरिया होता है कौन सा होता है? जो आउटसाइड, तो वो भी कितना प्रेजेंट है बच्चे? 2 स्मॉल आर एल। ये वाला लेंगे ना, ये वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है? सिग्मा 2 पाई आर एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो देखो 2 पाई कैंसिल, एल एल कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया बच्चे मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया सिग्मा आर अपॉन में आर एप्सिलॉन, ये निकल के आया। यस और नो? ठीक है। और अगर आपको इसका पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे किससे? आर से। तो वही लॉगरिथमिक आर आ जाएगा, फिर से कौन सा आ जाएगा? लॉग आर आ जाएगा। वो तो आपको पता ही कैसे करना है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया अच्छे से? हाँ भाई। अच्छा, सिग्मा और कई बार ना लेमडा में भी आंसर दे रखा है, कई बुक में लेमडा में भी दे रखा है। सिग्मा और लेमडा में क्या डिफरेंस सर? सिग्मा रिप्रेजेंट करता है एरिया को, और लेमडा रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। तो सर क्या हम इसमें डायरेक्टली कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं? थोड़ा सोचो। सिग्मा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है सर? सिग्मा प्रेजेंट है यहाँ पे, ये सारा का सारा सिग्मा ही है। यस और नो? ओनली सरफेस पे प्रेजेंट है।
और जो लेमडा होता है वो केवल लेंथ पे प्रेजेंट होता है। यस और नो, लेंथ पे प्रेजेंट होता है। तो लेमडा अगर होता तो क्या होता, वो होता सर क्यू अपॉन में लेंथ होता। और वो क्या होता सिग्मा, सिग्मा होता है क्यू अपॉन में 2 पाई आर एल। यस और नो बच्चों, यही तो होता। अब ध्यान से देखो, क्यू बाय एल की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, लेमडा पुट कर सकता हूँ। तो लेमडा अपॉन में 2 पाई आर हो गया, क्या हो गया, लेमडा अपॉन में 2 पाई आर हो गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला भी बन जाता है क्या, माइनस के सिग्मा की जगह, सॉरी माइनस तो है नहीं, लेमडा अपॉन में 2 पाई आर, आर अपॉन में आर, और यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कैपिटल आर, आर से आर कैंसिल, है ना। तो कितना बचा बच्चों, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, ध्यान से देखते रहो, टू को ऊपर मल्टीप्लाई, टू को नीचे मल्टीप्लाई, तो देखो क्या बन गया, 2 लेमडा अपॉन में आर, और ये क्या बन गया के। टू लेमडा के अपॉन में आर में भी कहीं जगह ये गिवन है रिलेशन। कैसे है देख लो, मैंने क्या किया है इधर से देखो, यहाँ से फिर मैं ये लेके आया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है सिग्मा और किसके बीच में, लेमडा के बीच में। तो ऑनलाइन देखोगे तो डायरेक्ट रिलेशन गिवन हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया होगा एग्जाम में। 2 लेमडा के अपॉन में आर, तो इसका जब तुम पोटेंशियल निकालोगे बच्चे, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो बहुत आसान है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, 2 लेमडा के हो जाएगा एल एन 1 अपॉन में आर, बस बताओ। ठीक है, सिलेंडर का लेमडा के टर्म में दे रखा है, तो ये भी रिलेशन याद होना चाहिए, एक किसके टर्म में, सिग्मा के टर्म में। 1/r क्यों होगा है, माइनस भी आता ना पोटेंशियल में, वी इजिकल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी, लिख लिया, लिख लिया बच्चों। ये किसके लिए था, ये था होलो के लिए। जब हम बात करें किसके लिए, सॉलिड के लिए, तो सॉलिड का तो भार वाला तो रिलेशन में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, भार वाला तो सॉरी डेंसिटी आ जाएगा, सॉरी कौन सी आ जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, तो उससे भी एक निकाल लेते हैं जल्दी से, करें। तो मान के चलो कि एक सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर है ये भी, 4 सिलेंडर है। क्योंकि इसकी हर जगह फैला हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा रो। रो क्या होता है बच्चों, टोटल चार्ज अपॉन में सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। पर उसमें आपको फिर हाइट भी बतानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अगर आप पी पॉइंट पर ले रहे हो, तो आपको पता है कि इन्फानाइट आपको गोश सॉरी इन्फानाइट क्यों बोल रहा हूँ, गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, जिसपे आपको इसको हाइट क्या माननी पड़ेगी, एच ले लिया ना, तो इस बार एच ही ले लो हाइट। तो रो तो निकल गया आपका ये, पी पॉइंट पर निकाल रहा है, पी पॉइंट पर भाई टोटल चार्ज क्यू पर जनता, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है हर बार। उस क्यू की जगह, ये वाले क्यू की जगह बच्चों ये पुट कर दो बस। पर ध्यान रहे, हम इससे नहीं कर सकते, हम किससे करेंगे, फ्लक्स वाले मेथड से, ई डॉट डीएस एरिया, और क्यू इनक्लोज कितना है बच्चे, रो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये टोटल चार्ज होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। एरिया बताओ, एरिया कितना, सरफेस का एरिया, सरफेस का देखोगे जो एरिया है, ये वाला एरिया है, यही तो होगा, यहीं से तो चार्ज निकल रहा है बाहर। तो ये तो सर वही होना चाहिए जो हमने पहले लिया था, पहले कितना लिया था याद करो, कितना लिया था, 2, बोलो बोलो सही बोल रहे हो, 2 पाई स्मॉल आर, और हाइट एच हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है,
मेरे ख्याल से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बस और कुछ कैंसिल नहीं होने का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया आपका कितना, रो आर स्क्वायर अपॉन में 2 r एप्सिलॉन। ठीक है सर। फिर 1/r आ गया, फिर 1/r आ गया तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक 1/r, नेचुरल लॉग 1/r हो जाएगा। सरफेस पे निकालेंगे, सरफेस पे निकालेंगे तो आर किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से एक ये कैंसिल, सरफेस पे जो निकलेगा बच्चे वो कितना निकलेगा, सिग्मा आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। याद करो उसमें निकला था, उसमें क्या निकला था, सिग्मा आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन। याद करो किसके केस में, शेयर, शेयर के केस में, इसमें 2 एप्सिलॉन। तो एसिलेशन बार 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 देखना है, फिर समझना है, देखना फिर समझना, देखना फिर समझना। इनसाइड निकालोगे तो अब इनसाइड निकालोगे, देखो कैसे, अंदर लोगे इतना, अब जो यहाँ पे आएगा टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट होगा बच्चों, यहाँ पे स्मॉल आर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा। स्मॉल आर आने की वजह से बच्चे एक आर बच जाएगा ऊपर, एक आर बच जाएगा ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ये तो रहेगा ही नहीं। तो सिग्मा आर अपॉन में 2 चलो तो ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले सारे हो गए। और भी कुछ है देखो, ये आ गया हमारा डिस्क। डिस्क के केस में हमने निकाला था, क्या निकाल, क्या समझाया था बच्चों, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, मैंने बताया था शॉर्टकट सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 1 - कॉस थीटा मान लेना, और कॉस थीटा ये एक्स है, ये आर है। कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है, एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो वही तो निकल के आ गया, यस और नो, वही याद करना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 1 - कॉस थीटा बताया था, तो ये करना है। पोटेंशियल भी कुछ इस तरीके से ही निकल के आया। टोटल चार्ज तो तरफ प्रेजेंट होगा ही डिस्क में, वो तो नॉर्मल चीज है। एक्स इक्वल टू 0 पे जब हम सेंटर, डिस्क के सेंटर पे आते हैं, डिस्क के सेंटर पे आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, चार्ज शीट की तरह प्रेजेंट करता है, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन होता है। याद कर लो, बहुत बार देखो, छोटे छोटे चीजें देखी ना आपको आते हुए, तो ये पॉइंट भी मिस नहीं करना होता, छोटे छोटे पॉइंट भी। सेंटर पे कितनी होती है डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो मुझे बताओगे पोटेंशियल कितना होगा इस केस में, सेंटर पे, डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, इनटू में रेडियस हो जाएगा, माइनस भी आना चाहिए, वेरी गुड। तो माइनस सिग्मा आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे। पैर को दूर रखो करो यार, चिपका के रखते हो, पता नहीं फैला के रखते हो पैरों को, पाप चढ़वा रहे हो मेरे को बार बार। हम्म, इसी की मैं बात कर रहा था ना, ये देखो, क्या पिस्टन स्टार्ट हो गया क्या, अच्छा अभी, ठीक है। तो देखो, टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल है, शेल, शेल बोला है मैंने, शेल मतलब बीच में खाली है, खाली है, दो कंडक्टिंग शेल है जिसकी रेडियस क्या है बच्चे, R1 है और एक R2 है। तो ध्यान से देखो, पोटेंशियल निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है, V1, इसके लिए पोटेंशियल निकालना है V1, इसके लिए, ठीक है। तो V1 क्या होगा, क्योंकि अंदर तो कांस्टेंट ही होगा सर, शेल है तो यहाँ पे भी तो सर वही रहेगा, बिल्कुल सही बात है, क्यों, सर कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग शेल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, सेम में रहता है। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, ठीक है। तो कहीं पे भी ले लो, हमने बोल दिया कि यहाँ तक से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी क्या है बच्चे, V1 ही है, सारी की सारी क्या है, V1। तो V1 क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, खुद का चार्ज Q1 कहाँ तक फैला हुआ है, के Q1 कहाँ तक फैला हुआ, R1 तक फैला हुआ बस, ठीक है, प्लस के Q2, Q2 कहाँ से कहाँ फैला हुआ, R2 से, बस, इतना ही करना, खत्म, फिनिश।
जब बात करेंगे V1 के लिए, जब बात करेंगे किसके लिए, अब V2 के लिए देखो, किस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो भाई मुझे क्या मतलब कितने तक का भी रेडियस फैला हुआ है, मैं तो टोटल चार्ज लेता हूँ Q1। मैं तो हमेशा क्या लेता हूँ, टोटल चार्ज Q1। कहाँ पे निकाल रहे हो सर, इस पॉइंट पर निकाल रहे हो, कितना है ये, R2 ये। और K2 भी किसके नीचे आ जाएगा, R2 पे आ जाएगा। कई बार डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन आते हैं और हम मिस कर जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, याद होने चाहिए। नीचे वाला भी देखो भाई, उसका एग्जांपल बता रहा है कि अगर बी ए निकालोगे तो ए बी सी आ जाएगा, बी निकालोगे तो बी बी सी आ जाएगा, सी पे निकालोगे तो सी 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 आ जाएगा। वहां पर R2 क्या, वहां पर भी R1 किधर, V1 वाले में। ठीक है ठीक है, चल छोड़ दे, इतने प्यार समझाए, कहाँ से तू कहाँ R2 आएगा बच्चे। V1 कहाँ पर है, देख V1 यहाँ पर है, समझ, यहाँ पर है V1। तो ये तो R1 ही तो आएगा इस केस में। उधर कह रहा हूँ Q2 के नीचे। हाँ तो Q2 के नीचे, Q2 यहाँ तक फैला हुआ है ना Q, अगर तू यहाँ तक लेगा तो फिर चार्ज भी तो कम हो गया तेरा, कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू बता। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर इस पॉइंट पर हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम ही तो है, इस वजह से बात तो एक ही हो गई। भाई तू अगर तू गलती से इस पॉइंट पर पूछ ले तो मैं तो सिंपल बोलूंगा, कंडक्टिंग शेल है ना, इस पॉइंट पर V2 ही है, ये कितना है, V2 ही है। मैं तो V2 ही मानूंगा इस पॉइंट पर, यस और नो। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी, अब तो नहीं है परेशानी तेरे को। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आ जाए गलती से, या तो अंदर वाले को या बाहर वाले को क्या करते बच्चों, ग्राउंड करते, ग्राउंड पे पोटेंशियल क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। ठीक है, निकालेंगे उसी मेथड से जो पहले वाला मेथड था, V2 पोटेंशियल, याद है V2 कैसे निकालता, K/Q/R2, इसके से ये है Q डैश, अब Q डैश/R2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जब ग्राउंड बन गया तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। तो ध्यान से देखो, ये कट गया, ये पॉट कट गया, तो कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, अभी भी चार्ज तो कुछ ना कुछ तो इंड्यूस गया है ना Q डैश के पास। तो कितना चार्ज गया बच्चे, देखो रिलेशन निकल के आ गया, Q/R2 माइनस के Q डैश/R2, R2 से R2 कैंसिल, कितना हो गया, इसका मतलब कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज था ना और वो तूने ग्राउंड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इस पे कितने चार्ज आ गया बच्चे, नेगेटिव चार्ज, कितना अमाउंट का, सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं न्यूमेरिकल नेगेटिव नहीं, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर अच्छे से। अगर अंदर जीरो बन जाए तो अंदर तो V1 जीरो होता है, क्या जीरो होता है, V1, और V1 का रिलेशन हमने पढ़ा था बच्चे, ये K/Q डैश/R1 प्लस Q/R2, वो पार्ट हो गया जीरो। इसकी वजह से अब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या इंड्यूस नहीं होगा Q डैश, वो कितना होगा, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। कैसे, सर इसको जीरो कर दो, ये वाला रिलेशन जो निकल के आया यहाँ से निकल के आया बस, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और उसकी वजह से फिर V2 पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ निकलेगा। अब V2 पोटेंशियल क्या होगा, याद करो, हमने V2 पोटेंशियल क्या निकाला सर, V2 निकाला था हमने, ये Q प्लस Q है ना, तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चे, Q डैश ही होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा K/Q डैश/अपॉन में R2, V2 पे निकाल रहे हैं, कंफ्यूज क्यों हो जाता है, प्लस K/Q/में Q डैश और Q का रिलेशन हमने ये निकाल चुके हैं, ये वाला यहाँ पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। समझ में, समझ में आ गया। तो हमें Q डैश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, ये सुन लो, वो सिंपल बोल देता यहीं पे चार्ज डिपॉजिट है, बस इसके अंदर का चार्ज नहीं बता रहेगा, तो तुम्हें ये चार्ज निकालना पड़ेगा किस रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से, फिर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, फाइनल रिजल्टेंट आपका ये निकल के आएगा, बस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है जिस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब जैसे कि मान के चलो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है बच्चों, जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहती है, कम होती रहती है। पोटेंशियल भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको एक
हाइपोथेटिकल स्फीयर में बंद करो तो हर एक पॉइंट पर यहाँ यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो वही बता रखा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है स्फेरिकल में, इस वाले पे V2 है। ऐसे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उसके परपेंडिकुलरली हर एक पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल सेम रहेगा। हाँ ये बात है, क्योंकि ये इधर डायरेक्शन में डाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ पे प्लस क्यू होना चाहिए और यहाँ पे माइनस क्यू होना चाहिए। अब जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे चार्ज से, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते रहता, कम होते रहते, पोटेंशियल भी क्या होता रहता है, कम होता रहता है, पोटेंशियल भी कम होता जा रहा है। यस और नो? ठीक है। पर होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, कोई भी अगर कंडक्टिंग कैसे भी शेप है, चाहे कैसे भी शेप है, अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट है, तो उसके सरफेस पे सारे के सारे क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएंगे, चाहे वो रेगुलर शेप हो चाहे वो इरेगुलर शेप। और उसके जैसे पोटेंशियल यहाँ पे क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, जीरो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जैसे कि ये है रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और यही क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। देखो, तो देखो, मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं कोई दो पॉइंट पर निकालना चाहता हूँ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। ध्यान से देखते रहो, ये बी है ये ए है, तो वी बी माइनस वी ए निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, वी बी माइनस वी ए निकाल रहा हूँ। वी बी माइनस में पीछे की तरफ जा रहा हूँ, पीछे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। वी बी माइनस वी जा रहा हूँ, तो ठीक है, वी बी माइनस वी ए क्या होगा, माइनस के ई डॉट डी आर ए टू बी होगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और जो डी आर है वो भी क्या है आपका, इसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल जीरो बन जाएगा, ए डॉट डी आर आ जाएगा। डी आर की लेंथ कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी है, तो फाइनली आपका आ गया माइनस के ईडी। तो वी बी, ध्यान से देखो, वी बी माइनस वी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के ईडी। सर ये बहुत बार कंफ्यूजन होती है मेरे को कि सर प्लस लूं क्या माइनस लूं। इसका बहुत सिंपल सा तरीका देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे प्लस होगा पोटेंशियल डेफिनेटली, यहाँ पे होगा माइनस होगा पोटेंशियल, सॉरी माइनस चार्ज होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे जाएगी, इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल होना चाहिए वी ए, और यहाँ पे पोटेंशियल होना चाहिए वी बी, वो भी कम होना चाहिए। अब तुम निकाल कर रहे हो वी बी माइनस वी, उल्टा निकाल रहे हो, वी बी माइनस वी निकाल रहे हो, तो डेफिनेटली क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो। इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आती है, इस बात को तो आप मानते हो, यस और नो। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ रहे, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे बच्चे नेगेटिव चार्ज होगा। प्लस क्यू चार्ज पे पोटेंशियल जो होगी वो डेफिनेटली प्लस में होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिवली होगी, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव साइन होगा ही होगा, ठीक है। जब आप दिस माइनस दिस निकालोगे तो डेफिनेटली नेगेटिव ही आंसर आना चाहिए। अगर आप वी ए माइनस वी भी निकालते, वी ए माइनस वी भी निकालते, तो वो पॉजिटिव निकल के आता। वो क्या निकल के आता, पॉजिटिव निकल के आता, ठीक है। अब इधर देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान के चलो कि बच्चों मैं सी पॉइंट पर ले रहा हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर ले रहे हो, तो बी पे जो पोटेंशियल होगा वही सी पे ही होगा, यस और नो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी होगा, वही पोटेंशियल वी सी माइनस वी होगा। तो जो वी बी माइनस वी आपने माइनस के ई डी निकाला है, वही वी सी माइनस वी भी क्या होगा, माइनस के ईडी, माइनस के ईडी ही रहेगा, ठीक है। याद रखोगे छोटी छोटी चीजें, ठीक है। दूसरा, वी आर का ग्राफ हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। वी आर का ग्राफ क्या देगा बच्चों, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो या तो नेगेटिव स्लोप बोल दो, या फिर स्लोप निकाल के वहां पे नेगेटिव कर दो, ठीक है। क्लियर है, बड़े। लास्ट रह गया ये वाला पोटेंशियल का, फिर कैपेसिटर स्टार्ट होगा। ये मेरा क्या है, डाइपोल है। डाइपोल की एक्सियल डायरेक्शन में याद करो, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आता था, के टू के पी अपॉन में आर क्यू। यहाँ
में क्या निकल रखा है, के पी अपॉन में आर स्क्वायर, के पी अपॉन में आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कैसे निकल के आता था हमारा, टू हट जाता था। यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो बन जाता है, ध्यान से। पोटेंशियल यहाँ पे जीरो। तो अगर कोई भी एंगल के थ्रू हम निकाल जाते थीटा, उसका रिलेशन क्या है बच्चे, पी कॉस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पी कॉस थीटा आ जाएगा। पी कॉस थीटा इसलिए आसान है क्योंकि थीटा की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो पी बच जाएगा, 90 पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो लास्ट वाला याद रखोगे तो सही रहेगा। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना निकलेगा, आप बोलोगे के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, दैट्स खत्म। खत्म हो गया। अरे बच्चों स्टार्ट हो, नेक्स्ट स्टार्ट होता है क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, कोई डिवाइस होता है जो कि कैपेसिटर है, जो कि क्या करते हैं बच्चों, चार्ज को स्टोर करती है। तो कैपेसिटर क्या बताती है, उसकी कैपेसिटी बताती है कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकती है, कैपेसिटी वो बताती है। डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, देखो जितना ज्यादा, अगर डिफरेंट डिफरेंट शेप होगी ना उसकी, तो हर किसी का कैपेसिटेंस अलग अलग होगा। जैसे आपने शायद लैब लैब में देखा होगा कि सिलिंड्रिकल शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, एक सिरामिक शेप का भी होता है, सिरामिक शेप का होता है। देखा कभी नहीं देखा, सिरामिक शेप का भी नहीं देखा। ऐसे पतला सा होता है बच्चों, ऐसे बिल्कुल पतला सा होता है, थिन होता है, ऐसे दो लाइन निकली होती है। ठीक है। जो सिलिंड्रिकल होता है वो कुछ इस टाइप का, ये तो देखा ही होगा आपने, ऐसे दो वाला पंखे में लगता है आपका, करेक्ट। ठीक है। सबका अलग अलग पर्पज होता है। ठीक है, सबकी माइक्रोफेरेड में वैल्यू होती है, ठीक है, नैनोफेरेड में वैल्यू होती है, अलग अलग वैल्यू होती है। तो ऐसे एक पहला प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, और एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। जो कि जनरल फॉर्मूला आपका क्या होता है, क्यू इजिकल टू सी वी होता है, क्यू इजिकल टू सी वी होता है। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कोई भी अनचार्ज कैपेसिटर उसके पास मिले तो उसको कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले वाला। अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर उसके पास मिले जाते हैं, किसके, कैपेसिटर के पास, तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है। सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे, आप वैसे तो हम पढ़ेंगे सी इजिकल टू एफ साइलन ए अपॉन में डी होता है। ए की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। एफ साइलन में याद करो, एफ साइलन में क्या आता है, एफ साइलन नॉट एफ साइलन आर। यहाँ पे एफ साइलन आर कई बार किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमने करा भी है ना कई बार। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं के को। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है सर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब कि अगर आपने एयर गैप रख रखा है, एयर गैप के अलावा कोई सा भी आपने डायलेक्ट्रिक है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उसी के केस में के की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। बाकी सबके केस में के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन वन होगी। कंडक्टर के केस में के की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है। ठीक है भाई। अब ये है देखो, एक स्टार्ट होता है हमारा पहला प्लेट कैपेसिटर। पहला प्लेट कैपेसिटर है, पहला प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, याद करो बच्चों, बिल्कुल सेम प्लेट है। आपको पता है जितना चार्ज क्यू यहाँ पे पर डिपॉजिट होगा उतना ही चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे डिपॉजिट होगा। ठीक है। ठीक है। फिर बच्चे आपको पता है अगर इसका सिग्मा और इसका क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा, माइनस सिग्मा ही लेके चलेंगे। तो इस सिग्मा की वजह से अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलोगे सर सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन। तो इसकी वजह से कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस सिग्मा ले लो या फिर प्लस सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन। तो कितना हो गया सर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन हो गया। यस और नो, यस और नो बच्चों। और सिग्मा होता क्या है सर, आपको पता सिग्मा होता है टोटल चार्ज अपॉन में एरिया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल गया वैल्यू ई अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। यस और नो। और ऐसे ही बच्चों मेरे पास कैपेसिटेंस निकल जाएगा। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू अपॉन में वी होता है। और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, वी की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वजह से वी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, इसकी वजह से सर वी की वैल्यू थी सिग्मा आर अपॉन में
ए एप्सिलॉन, ये सारी वैल्यू पुट करके फाइनल रिजल्टेंट आता है आपका सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन में डी, या फिर सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन में डी। एप्सिलॉन ही पुट करते हैं क्योंकि के भी आ सकता है उसकी जगह। यस और नो, हम यही पुट करेंगे। अब देखो, अगर बीच में मैंने क्या लगा दिया बच्चों, एक मैंने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या होगा बच्चों, देखो कितना डिस्टेंस बचा, डी माइनस टी बचा, वो तो कांस्टेंट ही आ गया, बाकी टी अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी अपॉन में क्या आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर पूरे में यही होता बच्चों, अगर पूरे में यही होता तो फिर कितनी आसान काम था। देखो देखो क्या आता, ए एप्सिलॉन डी अपॉन में के कहाँ चला जाता बच्चे, ऊपर जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, क्योंकि पूरे में नहीं है इस वजह से बच्चों अलग अलग ले लिया मैंने, अलग अलग ले लिया। तो इसकी वजह से बच्चों पोटेंशियल भी क्या होगा, देखो पहले प्लेट की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन डी माइनस टी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स टी माइनस के, टी हो गया। ये वाला जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यू है सी इक्वल्स टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, क्योंकि पूरी की पूरी थिकनेस पे ही है, पूरी की पूरी थिकनेस। अगर इसकी जगह कंडक्टर होता तो के की वैल्यू इन्फानाइट, तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाती बच्चों, इन्फानाइट। पहली बात तो कैपेसिटेंस काम ही नहीं करता, पूरा मेटल मेटल, क्योंकि ये भी तो मेटल प्लेट होती है, ये भी मेटल होती है, तुमने बीच में मेटल लगा दिया, फिर क्या बात कर कैपेसिटेंस, ये तो कंडक्टर ही बन गया। यस और नो, कंडक्टर बन गया ना वो तो, फिर क्या बात कर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ही नहीं रहा वो तो फिर। ठीक है। नेक्स्ट आ गया बच्चों, फिर वही खेल स्टार्ट होगा। पहला स्फीयर, स्फीयर में अपने कंडक्टिंग स्फीयर है या होलो कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। उसी के केस में बच्चों आपको पता है के की वैल्यू क्या होती है, के क्यू क्यू अपॉन में आर होती है, फॉर्मूला क्या पता है, ये पता है, सीधा वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिंपल सा फॉर्मूला है। यस और नो, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, हाथ से लिखते चलो ना बार बार, जितनी बार लिखेगा उतनी बार याद रहेगा ना। एक दिक्कत हो रही है हाथ में। एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ क्यू वी, ये याद रखना, हाफ क्यू वी होता है। ग्राफ भी देख लो, वी और क्यू के बीच में ग्राफ बनता है, वी और क्यू के बीच में ग्राफ, बस फिर तो तीसरा फॉर्मूला आपको पता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी है, इसी को बार बार यूज करते रहो, बाकी के फॉर्मूले निकलते रहते हैं, बाकी के फॉर्मूले निकल, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय वी, वो सारे के सारे रिलेशन निकलते रहते हैं। ये देखो नीचे की तरफ है तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है देखो। छोटे छोटे कैपेसिटिव ड्रॉप्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है, अगर वो मिलके बड़ा एक रेडियस बना देते हैं, तो उसके एन टाइम्स हो जाएगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन रेज़ टू पावर 1/3, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, वॉल्यूम सॉरी बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा आपको पता है, एन टाइम्स वाला रिलेशन बन जाएगा क्या, आर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, एन टाइम्स स्मॉल आर क्यूब, तो उसी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल की, उसी रिस्पेक्ट में एनर्जी का रिलेशन दे रखा है। तो वैसे देखो 1/3 हो रहा है, तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, हाँ भाई, सर 1/3 है, एन की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 ही तो होगी, ऐसा तो ना छोटे छोटे ड्रॉप है, पूरा एक ड्रॉप बड़ा होगा, तो डेफिनेटली हर चीज बढ़ेगी ही बढ़ रही है। यस और नो, कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, और एनर्जी भी बढ़ रही है, चाहे हम पावर 1/3 भी क्यों ना हो, तब भी वैल्यू क्या होगी, इनहांस करेगी। लास्ट नेक्स्ट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। आपने देखा होगा क्वेश्चन में भी कई बार देखा होगा कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, जो कि अभी बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ ना कुछ इनके पास चार्ज है, कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल है, एनर्जी है, रेडियस क्या है, R1 है। ऐसे सिमिलरली बच्चे दूसरा वाला भी है, रेडियस क्या है, R2 है।
बीच में मैंने कोई कंडक्टिंग वायर लगा दी या इनको टच करवा दिया, तो उनके बीच में क्या चीज का ट्रांसफर होगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा। कब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम ना हो जाए, पोटेंशियल इक्विलिब्रियम ना हो जाए। मैं सिंपल बोलूंगा कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब कि जब ये टच कर दिया तो चार्ज ट्रांसफर हो गया। अगर मैं अलग कर दूंगा तो उनके पास पोटेंशियल कितना होगा बच्चे? भी हो जाए। बाकी सब क्या होगा? अलग अलग होगा। चार्ज भी, कैपेसिटेंस भी, कैपेसिटेंस सेम है, सॉरी कैपेसिटेंस तो जो इंडिविजुअल था वही रहेगा, कैपेसिटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी भी, ठीक है। वही रिलेशन दे रखा है, देखो। न्यू चार्जेस जो बनेंगे क्या होता है? Q1 डैश डिवाइड बाय Q2 डैश। Q क्या होता है? CV होता है। पर देखो चार्ज तो बाद में तो पोटेंशियल से अलग ही होगा, तो हट जाएंगे। किसके डिवाइड होगा? C1/C2। C1 का रिलेशन रेडियस के साथ था, है सर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। 4 पाई F∼R1। नीचे क्या पढ़ा था? 4 पाई F∼R2। तो 4 पाई कैंसिल, तो क्या बच्चा बच्चों? R1/R2। तो अगर Q'/Q है, और आपको पता है टोटल चार्ज हो वो तो कंजर्व ही रहेगा। टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा। वो क्या रहेगा? जो इनिशियल चार्ज था Q1 + Q2 इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश। तो उसकी वजह से बच्चों आप ये भी बता सकते हैं कि फाइनली किनका किस किस के पास कितना चार्ज बच गया। फाइनली किसके पास कितना चार्ज बच गया वो भी आप इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। कॉमन पोटेंशियल है V है। V क्या होगा बच्चों? टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज अपॉन में, आप पहले वाले से भी ले सकते हैं, दूसरे वाले से भी ले सकते हैं। ठीक है। किससे भी ले सकते हैं, देखो इससे भी ले सकते हैं। तो Q1 + Q2 अपॉन में C1 + C2, Q1 डैश + Q2 डैश अपॉन में C1 + C2। वो वैल्यू डालोगे तो आपका रिलेशन निकल जाएगा। Q की वैल्यू तो होती है C1V1 C2। यस और नो? ठीक है। एनर्जी लॉस, अब देखो यहाँ पे जब वायर नहीं थी तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ CV² होता है। तो जब C1 था V1 था तो क्या आ जाएगा बच्चों? ½ CV1 V1², ½ C2 V2²। जब पोटेंशियल V रहा पर कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा, तो ½ C1 V² प्लस ½ C2 V²। ये बन गया। अब क्या इन दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंस निकलेगा? सर डिफरेंस निकलेगा क्योंकि आपने वायर लगाई है ना। वायर लगाने से बच्चों चार्ज का ट्रांसफर हो, चार्ज की वजह से करंट कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा है। करंट की वजह से कोई ना कोई हीट भी तो निकलेगी, है ना। वो जो हीट जो निकल रही है, दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो नीचे वाला है रिलेशन, ठीक है, वही क्या बताएगा बच्चों? हमें बताएगा कि कितनी हीट यहाँ से निकली है। तो इन दोनों का डिफरेंस, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए वाला। C1 C2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स C1 + C2 V1 - V2 का स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर है, कुछ कोई भी ज्यादा मुझे क्या मतलब, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा दोनों का। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला तो आप बना लोगे, नीचे वाला का डेरिवेशन है बहुत बड़ा, हमने क्लास में किया था, तो होगा नहीं आपसे वहां पर। तो नीचे वाले को तो याद करना ही करना है। दूसरा वाला तो देखो कर भी लोगे आप, नीचे वाला नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो याद रखना ही रखना। इसके जैसे हमने कैपेसिटेंस अभी थोड़ी देर पहले सीखा, तो इसके से कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा सर? जब पोटेंशियल निकाल लिया तो सर Q = CV होता है। मैं तो आग बंद। यस और नो? सिमिलरली इसके लिए भी हमने देखा, जब अंदर स्फीयर में ग्राउंडेड हो जाता है तो मेरा क्या होता है? चार्ज इतना हो जाता है, कैपेसिटेंस ये निकल जाएगा बस मेरा से। यस और नो? ठीक है। जो हम पहले निकाल चुके पोटेंशियल उसको Q = CV से रिलेशन में निकाल दो बस। ठीक है। अब आ गया बच्चों आपका सिलिंड्रिकल। याद करो इस केस हमने पोटेंशियल निकाला था। ठीक है, पोटेंशियल निकाला था ना हमने। ठीक है, जो हमने हमारा लॉग में आ रहा था वही हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये भी याद रखना है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला याद रखना है। C = 2 πε0L log B/A। और C डैश क्या हो जाएगा अगर इसमें डायलेक्ट्रिक रहा? तो K टाइम्स आ जाएगा। कितने टाइम्स आ जाएगा? K टाइम्स। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला।
जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होगी, वैसे तो हम पढ़ चुके, पिस्टन्स क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, मैंने बताया था के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। अब इसमें दो केस बचते हैं बच्चों, जब बैटरी रिमूव है, जब बैटरी प्रेजेंट है अभी भी। जैसे मैंने मान के चलो मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी हटा दी वहां से, वरना अभी भी क्या है, मैंने बैटरी को लगा रखा है, तो दोनों के केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस कैपेसिटी तो सेम ही रहेगी उसमें तो, क्योंकि चार्ज और डिपॉजिट है। जब तक कैपेसिटर के सीरीज में रेजिस्टेंस ना आ जाए तब तक वो डिस्चार्ज करना स्टार्ट नहीं करेगा। याद है हमने पढ़ा है किसमें, एसी में पढ़ा हमने। और हमने जब हम ईएमआई पढ़े थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक वो डिस्चार्ज ही नहीं करेगा, तो डिस्चार्ज ही नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, चार्ज, चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पोटेंशियल, पहले वाले केस में तो V बाय के रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, डायलेक्ट्रिक रेस से कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, मतलब कम हो जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि हम बैटरी उसको लगातार मेंटेन करके दे, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे अगर पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है तो इंटेंसिटी में भी डिफरेंस आएगा। एनर्जी हमेशा ही क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज ही करेगी। एनर्जी क्या करेगी, हमेशा डिक्रीज ही करेगी। क्यों, क्योंकि सर हाफ CV² होता है ना। यहाँ पे पोटेंशियल सेम है लेकिन चार्ज अलग अलग है, चार्ज अलग अलग है, इस वजह से क्या होगा बच्चों, एनर्जी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज ही करेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब वही बता रखा है कि बीच में अगर स्लैब आ गए, तो मैंने बताया था ना, पोटेंशियल सब बताया था, ये भी बताया था। अगर एक से ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा। पहले तो D-T1 + T2 + T3 कर देंगे, उसके बाद T1/K1 + T2/K2 + T3/K2। अगर मान के जो बीच में एयर गैप ही नहीं है, तो ये पार्ट तो जीरो बन गया। बचा क्या, T1/K1 + T2/K2 + T3। बस बात करो, जब गैप ही नहीं बचा एयर गैप का, तो केवल राइट हैंड वाला पोर्शन होगा, लेफ्ट हैंड वाला गायब भी हो जाएगा पूरा का पूरा। यस और नो। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके सीरीज और पैरेलल वाले। इसमें बता रखा है कि जब इनफाइनाइट हो जाएगी, तो मैंने बताया था आपको, बाकी तो एयर गैप की वजह से तो रहेगा ही, एयर गैप की वजह से इतना कैपेसिटेंस रहेगा। अब T/K1 वाला तो हट गया, उसमें इनफाइनाइट हो जाएगा के की वजह से। ठीक है बच्चों। और वो बता रखा है कि अगर सेपरेशन, अब डी से रिलेशन देखा गया है, डी में आपको पता है C = F में डी होता है। तो F में डी होता है, उसका मतलब कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, डी है। डी बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो वही बता रखा है इसके अंदर दोनों ही केस में। चार्ज, बैटरी जब कनेक्टेड रहेगी तो चार्ज क्या हो जाएगा आपका, गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है तो चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल बढ़ जाएगा आपका। किस केस में, जब बैटरी रिमूव, उसमें तो बैटरी में क्या होगा बच्चों, उस केस में क्या होगा आपका, उसमें तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी लगातार क्या दे रही है, सप्लाई दे रही है उसको। उस केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि Q = CV होता है, CV। अगर C कम होगा तो V बढ़ जाएगा बस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है। और एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, एक में बढ़ जाएगी पहले वाले बैटरी में, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। ये आते नहीं है बस, एक बार देख लेना, बाय चांस कुछ रह जाए तो। बहुत ही कम आते हैं। ये देखो फोर्स वाला देख लो एक बार, ये आ सकता है। फोर्स का क्या मतलब होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे है, ऐसे जा रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन यही होनी चाहिए। तो फोर्स का बच्चों लेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरी ये है, तो फोर्स का लेशन होता है F = Q। क्यू की वैल्यू मुझे को निकालनी पड़ेगी। तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, σA होती है, क्योंकि सिग्मा क्या होता है बच्चों, Q/में। तो वहीं से हमने फोर्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे वहीं से। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, और वो दोनों फॉर्मूले से रिलेशन निकल गया। ये तो हम एनर्जी डेंसिटी तो हम पढ़ चुके हैं, ½ F∼E²। यस और नो। लास्ट बचता है सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में क्या रहता है बच्चों, सीरीज और पैरेलल में क्या रहता है, सीरीज में क्या चीज सेम होता है, ध्यान से देखो बस, ये आराम से समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सीरीज में करंट सेम होता है कि पोटेंशियल करंट, तो इसमें क्या चीज सेम होगा बच्चों, चार्ज सेम होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि चार्ज आल्सो रिलेटेड टू करंट। यस और नो। तो अगर करंट सेम है तो चार्ज भी क्या होगा, सेम। इसका मतलब कि Q1 पे चार्ज, Q2 पे चार्ज, देखो हर जगह क्या लिख रखा है, देखो दिखाई दे रहा है ना, चार्ज क्या है बच्चों, तीनों पे सेम। तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा सीरीज में, सेम रहेगा। पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड। कैपेसिटेंस आपको पता है सीरीज में 1/C1, 1/C2, 1/C3 होता है। ठीक है।
तो पोटेंशियल हमेशा कम होगा। यहाँ पे ध्यान रखो, V1 यहाँ पे V2 आएगा बच्चों, ये गड़बड़ है, यहाँ पे V1 आएगा, उसको ध्यान से देखना। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो याद करो, मैंने तो उसको ऐसे याद कर रखा था, देखो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2। आप मेरे को जब V1 पूछते हो, याद करो हम क्या पूछते थे सर, टोटल पोटेंशियल, जिसके क्रॉस निकाल रहे हैं R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है। कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे, आप इस तरीके से भी याद कर, V1 टोटल पोटेंशियल V1 डी 1 अपॉन में C1 डिवाइड बाय 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2। तो देखो C1 यहाँ पे R1 यहाँ पे, क्योंकि जब आप इसको एलसीएम में के काटोगे तो फाइनली क्या बचेगा, C2V अपॉन में C1 प्लस C2, यही बचेगा। तो दो दो तरीके हैं, कैपेसिटेंस में उल्टा आ जाता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस में सेम सेम रहता है, V1 R1 V2 R2, यहाँ पे V1 C2 V2 C1। ठीक है। पैरेलल के केस में क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। तो ये सही है रिलेशन, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जब सीरीज में करंट जो होता था ना, करंट हमारा याद करो, करंट क्या होता था सर, करंट होता था I1 लिखते थे, लेते थे दूसरा रेजिस्टेंस, याद करो, और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब इसका उल्टा ही करना पड़ेगा, जब करंट में आपने ये लिया है तो चार्ज में आपको सीधा लेना पड़ेगा। तो Q1 C1 Q2 C2। अगर सीरीज में ऐसे n टाइम्स कनेक्टेड है तो सी इक्वलेंट ये बन जाएगा, वी इक्वलेंट ये बन जाएगा, ऐसे सी इक्वलेंट ये बन जाएगा, वी इक्वलेंट ये बन जाएगा। लास्ट रह गया, ये क्या बता रहा है कि मान के चलो हो सकता हो या तो अनचार्ज कैपेसिटर हो, उनको मैंने पहले चार्ज दिया सेपरेटली, मतलब कि बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे इनको अलग से बैटरी से मैंने चार्ज दिया, यहाँ से चार्ज दिया, और फिर बैटरी को हटाया और उनके बीच में कनेक्शन लगा दिया। ठीक है। कनेक्शन लगाने के बाद क्या क्या चेंज हुआ, तो ये बताता है कि कितना कैपेसिटर आ जाएगा, मुझे बताया इसने, कितना पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा इनके पास, ये बताया इसने। ठीक है। और अगर पोलैरिटी डिफरेंस कर दिया, अभी तो क्या है बच्चों, पोलैरिटी सेम है, या तो ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव, ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव, या फिर पोलैरिटी डिफरेंस है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। कई बार आ जाता है तो इस चीज का ध्यान रखना है। पोटेंशियल जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो देखो बिल्कुल सेम आया जो हमने पहले भी पढ़ा था, C1 C2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2 इंटू 1 माइनस V1 माइनस V2 का स्क्वायर। सर में आ गया यहाँ तक। अब इसमें बस एक पोर्शन रह गया हमारा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आता है ना कैपेसिटेंस का, कि निकालो, वो हम जब कल करेंगे और क्वेश्चन उस पर तब करेंगे।